हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज आधुनिक बिहार में यह पहला वीडियो है जो हमने आप के लिए लेके आया है। इसमें चूँकि आधुनिक बिहार है तो आधुनिक बिहार में हमने ये रखा है कि यूरोपियंस यानी कि जो यूरोप की विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी उनका आने का क्रम क्या था बिहार में, वो किस उद्देश्य से आए थे और वो आकर के क्या क्या करते थे, उनकी जो फैक्ट्रियाँ थी किस चीज़ के केंद्र थी और आधुनिक समय में उनकी पुरानी फैक्ट्रियों को यानी कि जब वो स्थापित हुई थी तो क्या कही जाती है। बिहार विशेष में आपसे बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा आपको दिग्भ्रमित कर देते हैं। मैंने ये प्रयास किया है कि आपको इससे यानी कि यूरोपियंस के आगमन से संबंधित कोई ऐसा समस्या न हो जब आप परीक्षाओं में बैठें। तो देखिए, हमने हेडिंग दिया है आधुनिक बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूरोपियंस जो थे वो पूरी दुनिया में साम्राज्य बनाने की लिप्सा में लिपटे हुए थे। यूरोपियन से पहले अरब, तुर्क, मंगोल ये सब जो थे वो साम्राज्य बना रहे थे। अब अरब, तुर्क, मंगोल जो साम्राज्य बना रहे थे वो भूमि पर बना रहे थे। स्थिति ये हुई कि अरबियंस ने यानी कि अरबों के नेतृत्व में यूरोपियंस जो थे वो बहुत पीछे चले गए, या यूँ कहिए कि अरबों के नेतृत्व में तुर्क, मंगोल या अन्य वैसे पश्चिमी एशिया की शक्तियाँ जो थी जिन्होंने यूरोपियंस को यानी कि आधुनिक जो पश्चिमी यूरोप है उसको बहुत पीछे तक ढकेल दिया और पूरे व्यापार पे अरबों का कब्जा हो गया। अब या तो यूरोपियंस व्यापार छोड़ दें और नहीं तो नई चीज़ों की ओर जाएं। इसी बीच में इटली में पुनर्जागरण हो गया। जब इटली में पुनर्जागरण हुआ तो अंग्रेज और अंग्रेज जनता जो थी वो नए नए खोजों की ओर बढ़ने लगी, यानी कि जनता में तर्कवाद आने लगा। हालांकि ये अभी भी बहुत दूर की बात थी। राजा जो थे वो इस उद्देश्य से वो नवे जो अन्वेषी थे यानी कि नव जो खोज करने वाले थे उसके साथ इसलिए साथ देते थे वहाँ के राजा कि उन्हें व्यापार में हिस्सेदारी मिलती थी। हालांकि वो व्यापार जब यूरोपियन ने व्यापार प्रारंभ किया था तो व्यापार कम, लूट ज़्यादा था। उस लूट में उन्हें भागीदारी मिलती थी। फलतः पश्चिमी यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे उन्होंने अपने इन लोगों को यानी कि जो व्यापारिक आधुनिक रूप में इन्हें लिखा गया है व्यापारी कहलाते थे, उन्हें बहुत पुरजोर समर्थन दिया। मैं किसी विद्वान का एक व्यंग था कि गरीब यदि कोई अपराध करता है तो उसे लूट कहा जाता है और जब अमीर करता है तो उसे व्यापार बोला जाता है। मैं इसी व्यंग से उस व्यापार का नाम ले रहा हूँ। यूरोप जो कर रहा था वो व्यापार कदापि नहीं था, तत्कालीन समय में वो एक तरह से लूट था। खैर, हम उसे व्यापार ही पढ़ेंगे चूँकि व्यापार ही थी। अब लूट कैसे थी वो किसी अन्य वीडियो में समझा जाएगा, अब यहाँ पे व्यापार समझते थे। अब जो यूरोप शक्तियाँ थी उन्होंने जल मार्ग से खोजना शुरू किया और इस जल मार्ग में सबसे ज़्यादा जो बाजी मारी वो थे पुर्तगाली। अब पुर्तगालियों के देखा देखी सब आए, डच आए, स्पेनिश आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, सब के सब जुट गए उसमें और कालांतर में इन्होंने पूरी दुनिया को अपने नाव से रौंद डाला। सोचिए, विश्व की बड़े से बड़े साम्राज्यवादी शक्तियाँ मात्र स्थल मार्ग पर 10-20% क्षेत्र को ही घेर रही थी और अंग्रेज या यूरोपियंस पूरी दुनिया को उन्होंने नाव से घेर लिया। जब अरबों की नींद टूटी, जब तुर्किश की नींद टूटी, तब तक लेट हो चुका था और आज भी वो इस चीज़ में अचंभे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। खैर, ये पुनर्जागरण का असर था। ये मैंने आपको कथा कहानी इसलिए बताया कि आप विश्व के घटने वाली घटनाओं के साथ बिहार में होने वाली घटनाओं को तादात्म्य में स्थापित कर सके। अब सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि आखिर यूरोपियन बिहार में क्यों आए थे? तो भाई वो बिहार में क्या हो, तो पूरी दुनिया में जा रहे थे, पूरी दुनिया में घूम रहे थे। भारत आए तो भारत से बिहार भी आ गए, चूँकि बंगाल आए तो बिहार आए। अब पूरी दुनिया में वो क्यों गए? व्यापार के लिए गए। उन्हें समर्थन कौन करता था? वहाँ के राजा करते थे। आखिर यूरोपियंस ही जल मार्ग में क्यों आगे बढ़े? क्योंकि उन्हें व्यापार में धक्का लग चुका था। अरब जो था उनके व्यापार को बाधित कर चुका था। अब
चूंकि वो जल मार्ग से आगे बढ़े, उन्हें तर्कवाद आ गया था, धर्म को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। हालांकि धर्म का धाजा हमेशा साथ में रखा था, उन्हें पता था कि धर्म के धाजे से ही वो पूरी दुनिया को अफीम चटा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अफीम था। उन्हें पता था उन्हें कि अफीम है, हम दूसरे को चटाने के लिए रखें, अपने लिए नहीं। यूरोपियन जो धर्म का धाजा लेके चलते थे वो अपने लिए नहीं रखते थे, वो सिर्फ दूसरे के लिए रखते थे। देखो भाई, तुम्हारे धर्म में ऐसा है, मेरे धर्म में ऐसा है, आओ मेरे पास। और जैसे ही लोग उनके धर्म में आते थे, फिर उसका आर्थिक शोषण वो प्रारंभ कर देते थे। खैर, ये अलग चक्र होता है, उसको छोड़ दीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आधुनिक बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। बिहार में यूरोपीय कंपनी मुख्यतः व्यापार के लिए आए थे। मैंने आपको बोला मुख्यतः व्यापार करने के लिए आए थे। उस दौर में जब ये कंपनियां शुरुआती दौर में थी, साम्राज्य नहीं बना पाई थी पूरी दुनिया में या भारत में भी, तो ये व्यापार करती थी। और व्यापार में इनका जो मुख्य फायदा होता था वो बीच का हिस्सा यानी कि दलाली होता था। बहुत ही कम माल में, बहुत ही कम दाम में चाहते थे कि ये सामान खरीद लें और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे पर ये यूरोप में जाकर के सामान को बेच दें। इनका मुख्य उद्देश्य यही होता था, कम से कम दाम में सामान खरीदें, चुंगी ये कम से कम दे यानी कि कर कम से कम दे, और जो फिर सामान है वो अपने क्षेत्रों में जाकर के बेच दे। बहुत सारा सामान ये यूरोप ले जाकर बेचते थे, बहुत सारे सामान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी बेच देते थे। आधुनिक व्यापार मॉडल यदि समझना है तो आपको यूरोपियंस का उस समय का व्यापार मॉडल जरूर एक बार देखना होगा, कैसे वो करते थे। तो धीरे धीरे ये यहाँ पे आए, व्यापार के लिए ही आए, और इन्होंने व्यापार में सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जो उत्पादित वस्तुएं होती थी लेते थे, यूरोप में या अन्य जगहों पर बेच देते थे, और यूरोप या वहाँ से कुछ वस्तुएं होते थे भारत में लाके बेच देते थे। यानी कि बीच का जो हिस्सा आता था ये मारते थे, या उसको क्या कह सकते हैं, दलाली टाइप का करते थे। कहिए कि श्रीमान व्यापार में तो यही होता है, कोई सस्ता खरीदेगा बेचेगा, तो इसमें दलाली की क्या बात है। दलाली थी, ये चुंगी नहीं दिया करते थे, चुंगी चोरी किया करते थे, आधुनिक टैक्स चोरी जो होता था। इसके साथ ये बहुत तरह के प्रपंच रचा करते थे अपने व्यापार में। इनके व्यापार को देख करके भारतीय भी हतप्रभ थे कि ऐसे भी व्यापार होता है। खैर, आइए, बिहार में यूरोपीय कंपनी मुख्यतः व्यापार के लिए आए थे। अनाज, सोरा, वस्त्र उनके मुख्य वस्तु थे जो वह प्राप्त करते थे। यानी कि भारत से या बिहार से, हालांकि बिहार से नहीं, वस्त्र तो वो बंगाल से ही प्राप्त करते थे, लेकिन बिहार का वैसा इलाका जो बंगाल से सटा हुआ था वहाँ से वो वस्त्र प्राप्त करते थे। मुख्य रूप से वो क्या करते थे, अनाज, सोरा एवं वस्त्र, यही उनकी वो वस्तुएं थी जिसे वो बिहार से प्राप्त करते थे। अंग्रेजों ने अफीम की भी व्यापार किया। अंग्रेज जो थे बिहार में अफीम का भी व्यापार किया। किसका व्यापार किया, अफीम का। अब परीक्षा में आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों के द्वारा व्यापार किए जाने वाली वस्तुएं थी अनाज, सोरा, वस्त्र, अफीम, तो आपको अफीम में लगाना। फिर इसके बाद पूछेगा कि डच, पुर्तगाली या इसके यूरोपीय कंपनियों द्वारा जो व्यापारिक वस्तुएं थी वो कौन कौन थी, अनाज, सोडा एवं वस्त्र। यानी कि बिहार में अफीम का जो व्यापार था सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों ने ही किया। अब क्यों किया, क्योंकि उन्हें चीन में अफीम चाहिए थी। आपने चीन में अफीम युद्ध का नाम सुना होगा। अब कहिएगा श्रीमान वहाँ से यहाँ कैसे ले आए। देखिए, मेरा सिर्फ ये आपको बता देना है कि जब चीज़ छोटे चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो बड़ी घटनाओं से उसका तारतम्य होता है, जुड़ा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। जब आप मेंस लिखने बैठेंगे तो जरूर ये सब चीज़ें आ जाएंगे। कंपनी का फैक्ट्री, यानी कि कंपनी जो फैक्ट्री बनाता था या कहता था, वहाँ पे मुख्यतः 4 चीज़ें होती थी। पहला, व्यापार केंद्र, यानी कि कंपनी का जो फैक्ट्री होता था व्यापार का केंद्र होता था। दूसरा, उत्पादन केंद्र, यानी कि वहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन करते थे। तीसरा, भंडारण करते थे। और चौथा, प्रशासन करते थे, यानी कि उनका प्रशासनिक केंद्र भी वहीं हुआ करता था। कंपनी का जो फैक्ट्री होता था मुख्यतः 4 चीज़ों का केंद्र होता था। कंपनी का फैक्ट्री किन चीज़ों का होता था, 4 चीज़ों का। किसका किसका, व्यापार, उत्पादन, भंडारण एवं प्रशासनिक। समझ रहे हैं। अब है कि आधुनिक बिहार में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम था, यानी कि लाइन से आए। पहला कौन आया, पुर्तगीज आए, दूसरा डच आए, तीसरा फ्रांसीसी आए, चौथा डेनिश आए, और सबसे लास्ट में अंग्रेज आए। अब सोचिए अंग्रेज, ये देखिए हमने EIC लिख दिया है जी। EIC हमने मतलब मजाक में लिख दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ही होता है ऐसी कंपनी जो भारत को लूटने के लिए बनी थी। हालांकि अंग्रेज आज भी उसे व्यापार ही कहते थे। पुर्तगाली जो थे वो बिहार में मुख्यतः पटना आया जाया करते थे और
उनकी कंपनी फैक्ट्री जो थी हुगली में थी और वहीं से सामान लेने के लिए वो पटना आया जाया करते थे। हमने इसको लिख दिया है। हुगली में स्थापित व्यापारिक केंद्र के पूर्ति हेतु यह पटना आते थे। यह चीनी बर्तन एवं मसालों का व्यापार करते थे बिहार के साथ, एवं बिहार में वस्त्र भी लाया करते थे। क्या लाते थे? वस्त्र लाते थे। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि पुर्तगाली जो थे वो बिहार के साथ व्यापार करते थे, चीनी बर्तन, मसाले एवं वस्त्र का। कहेंगे श्रीमान इतना पूछेगा, ध्यान रखना। जैसे डच वगैरह जो थे ना, वो सिर्फ सूरा का ही व्यापार करते थे, बाकी व्यापार से उनको मतलब नहीं था। तो सब कंपनियों का अलग अलग था। देखिए ध्यान रखें, पुर्तगाली कंपनियां, पुर्तगाली मैंने नहीं, यूरोपियन कंपनियां जो थी उनके सबके अलग अलग उद्देश्य थे। जैसे पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य जो था साम्राज्य के साथ साथ या व्यापार के साथ साथ धर्म फैलाना भी उनका काम था। डच जो थे, यानी कि यहाँ पर जो आप डेनिश देख रहे होंगे, डच देख रहे हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ व्यापार था, बाकी इसको कोई मतलब नहीं था। इसलिए देखिएगा इनका प्रभाव पूरी दुनिया में घूमे टहले व्यापार तो किया, लेकिन बहुत कम प्रभाव है। लेकिन फ्रांसीसी अंग्रेज जो थे, इनकी पूरी की पूरी लिप्सा जो थी वो साम्राज्य निर्माण में थी। क्यों? क्योंकि ये तत्कालीन यूरोप में भी आगे बढ़ चुके थे। यही कारण है कि पूरी दुनिया में घूम घूम के जो साम्राज्य बनाया वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने ही बनाया। खैर, तो हुगली में स्थापित व्यापार केंद्र के लिए पुर्तगाली पटना आते जाते थे, चीनी बर्तन एवं मसालों का व्यापार करते थे तथा वस्त्र भी ये लाते थे। तो ये कुछ ऐसे प्रारंभिक डाटा हैं जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, बिहार में आई, उनसे संबंधित था। अब देखते हैं इसके आगे के वैसे डाटा को या ऐसे तथ्यों को, वैसे बातों को जिनसे आपको जानना जरूरी है, परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब संक्षेप में आगे उन कंपनियों को देखते हैं जो बिहार में आए। यहाँ पे ध्यान रखिए, पूरा वीडियो बनाने का जो एक्सरसाइज है सिर्फ और सिर्फ बिहार विशेष के लिए है। मैंने इसमें भारत का नहीं जोड़ा है कि भारत में फ्रांसीसी कब आए, अंग्रेज कब आए, कन्फ्यूज़न पैदा होती है, दिक्कत होती है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो यूरोपियन शक्तियाँ थीं वो भारत के विभिन्न समुद्री इलाकों में आई और धीरे धीरे व्यापार के लिए अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करने लगे। चूँकि बंगाल महाप्रांत, तत्कालीन बंगाल महाप्रांत यानी कि आधुनिक बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा जुड़ा हुआ था, तो इसी कारण यहाँ पे ये लोग थोड़ा पहले आ गए। ध्यान रखें, इस एकदम पूरा कंसेप्ट को साफ रखें। डचों ने सर्वप्रथम 1632 में अपनी फैक्ट्री लगाया, जो वर्तमान पटना कॉलेज का उत्तरी भाग था या उत्तरी इमारत था। यही आपसे प्रश्न पूछेगा कि वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत को पहले क्या कहा जाता था? डच फैक्ट्री कहा जाता था। 1632 में यहाँ इन्होंने स्थापित किया था। और याद रखिएगा कि डच और डेनिश जो थे मुख्य रूप से सोरे का व्यापार करते थे। किस चीज़ का व्यापार करते थे? सोरे का। सोरा से बारूद बनाया जाता था। ठीक है, आप जब बहुत पुरानी ऐतिहासिक जगहों पर जाएंगे या खास करके पुर्तगालियों के बहुत पुराने फैक्ट्रियों में जाएंगे या इनके जो संरक्षित किए गए वहाँ देखिएगा बड़े बड़े चाक लगे होते हैं। उन चाकों पर उन सोरे को, वाले मिट्टियों को पीसा जाता था और वहीं से बारूद निकाला जाता था। हालांकि एक अलग प्रोसेस है, मैं सिर्फ आपको ध्यान बता देता हूँ। 1662 में, 32 में बनाया था। 1662 में औरंगजेब से डच प्रधान नाथियस बैंगन बरूच ने बंगाल महाप्रांत के लिए एक फरमान प्राप्त किया था। डच प्रधान जो था, भारत में डचों का जो प्रधान था नाथियस बैंगन बरूच, उसने 1662 में औरंगजेब से, किससे? औरंगजेब से एक फरमान प्राप्त कर लिया था व्यापार के लिए, सोरे के व्यापार के लिए। इसको ध्यान रखिएगा। 1734 में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री माल गोदाम में बना। कहाँ बना? माल गोदाम फैक्ट्री बना, जो माल गोदाम पटना माल गोदाम है, वहीं पे प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री बना। आपसे कंफ्यूजन के लिए पूछेगा, पटना कॉलेज का उत्तरी भाग में किसका था? डचों का। माल गोदाम में किसका था? फ्रांसीसियों का। अब देखेंगे अंग्रेजों ने कहाँ बनाया था। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए। फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख एम जियांगला 1757 में पहले भागलपुर पुनः पटना आया था अपने साम्राज्य लिप्सा की पूर्ति के लिए, क्योंकि ये लोग पूरी दुनिया में घूम रहे थे। तो फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख एम जियांगला जो था वो 1757 में पहले भागलपुर आया और उसके बाद फिर पटना आया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी जो थे वो अंग्रेजों के राह के रोड़े थे और वो घूम घूम के एक अपना ऐसा दोस्त खोज रहे थे जो कम से कम अंग्रेजों से लड़ सके। हालांकि बंगाल महाप्रांत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को टिकने नहीं दिया। तो आपको
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1734 में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री बनी। कहाँ बना? आधुनिक माल गोदाम जो है वहीं पे बना था। और एम जियांगला जो था 1757 में पहले भागलपुर पुनः पटना आया। डेनिश, यानी कि डेनिश के बारे में देखिए, 1774-75 में प्रथम डेनिश फैक्ट्री बना। कहाँ बना? पटना सिटी। पटना सिटी का नेपाली कोठी जो है वहीं पे प्रथम डेनिश फैक्ट्री बनी थी। पटना सिटी का कौन सा? नेपाली कोठी। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पटना कॉलेज का उत्तरी भाग में किसका था? डचों का। माल गोदाम में किसका था? फ्रांसीसियों का। नेपाली कोठी में किसका था? डेनिश का। किसका था? डेनिश का। तो आपसे यहीं पे अलग करके पूछ लेगा कि भाई ये जो नेपाली कोठी में था किसका फैक्ट्री बना था? डचों का, फ्रांसीसियों का, अंग्रेजों का, डेनिश का। तो आपको ध्यान रखना है डेनिश का। डेनिश जो थे मुख्यतः सोरे का व्यापार करते थे, मैंने बताया, और अंग्रेजों के साथ इनका खटपट हो गया तो अंग्रेजों ने इनको भगा दिया, बोला कि जाओ तुम जाओ, हम व्यापार कर लेंगे। इनका चलो एक तरह से इन्होंने इसको साइलेंट कर दिया। तो ये था डच, फ्रांसीसी और डेनिश। पुर्तगालियों को हमने देख लिया। अब देखते हैं अंग्रेजों को। अंग्रेजों के लिए हमने अलग रखा है क्योंकि हम पर शासन किए थे 200 साल, इसीलिए। ठीक है, व्यंग है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं अंग्रेजों को। देखिए अंग्रेजों जो थे वो उन्होंने बहुतों बार प्रयास किया और धीरे धीरे करके उन्होंने जैसे पूरे भारत को ग्रास लिया था वैसे बिहार को भी ग्रासा। हालांकि अंग्रेज का जो विरोध था यहाँ पे अलीवर्दी खां ने बहुत ज़्यादा किया और अलीवर्दी खां ये मानता था कि अंग्रेज ऐसे मच्छर हैं जो चूस कर निकल जाएंगे। लेकिन खैर स्वार्थ के अधीन अधिकतर लोगों ने उसकी बातें नहीं सुनी। सबकी अपनी अपनी राजनीतिक इच्छाएं थी और अपने अपने इच्छा के अधीन सबने काम किया और अंतोगतवा सभी लोगों को समझ में आया कि वो लोग अंग्रेजी इच्छा के अधीन काम कर रहे थे। देखिए अंग्रेजों ने प्रथम प्रयास यानी कि फैक्ट्री बनाने का प्रथम प्रयास 1620 में आलमगंज पटना में किया था, सक्सेस नहीं हो पाया। जॉब चार्नाक जो था 1664 में अंग्रेजों के पटना का फैक्ट्री प्रमुख बना और माना यह जाता है, अधिकतर विद्वान इस पर सहमत हैं कि 1691 में पटना के गुलजार बाग में प्रथम अस्थाई फैक्ट्री बना। अंग्रेजों का प्रथम अस्थाई फैक्ट्री कब बना? 1691 में गुलजार बाग में। वर्तमान गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो उस जमाने में पटने में अंग्रेजों की अस्थाई फैक्ट्री थी, प्रथम अस्थाई फैक्ट्री। हालांकि कहीं कहीं 1651 भी देता है कि 1651 में भी अंग्रेजों ने फैक्ट्री बनाई थी, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं था। जो अस्थाई है उसको मैंने लिखा है कि 1691 में पटना के गुलजार बाग में प्रथम अस्थाई फैक्ट्री बनी, वर्तमान का गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। उस दौर में अंग्रेजों का फैक्ट्री था। ट्रेवनियर एक फ्रांस का यात्री था जो 8 दिन लगभग 8 दिन बिहार में रहा 1665 में। वो पटना को मुगल काल का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहता है और वो मानता है कि यहाँ की आबादी लगभग 2 लाख है। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस यात्री ने पटना को मुगल काल का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा है? तो ट्रेवनियर कहाँ का था? फ्रांस का यात्री था। और कितने दिन बिहार में रहा? 8 दिन। दिसंबर 65 में 8 दिन मैंने लिख दिया, 21 से 28 दिसंबर तक। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में बिहार में आया था और अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल ने 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है। देखिए ट्रेवनियर जो था वो बोला कि जो डच थे वो छपरा से सोरा लाते थे। कहाँ से? छपरा से सोरा। कभी कभी पूछता है कि किस यात्री ने यह वर्णन किया है कि डच जो थे वो डच और डेनिश। तो ट्रेवनियर ने ही ये लिखा है, वो बीच में अंधेरा हो गया था, कि छपरा से सोरे का व्यापार ये लोग किया करते थे। छपरा जो है वो 10 कोस की दूरी पे। खैर ये सब कहानी चीज़ें वहाँ लिखी थी किताबों में जो हमने आपको बता दी। मुख्य बात यह है कि आपको यह ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने प्रथम प्रयास 1620 में आलमगंज पटना में किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। जॉब चार्नाक को 1664 में अंग्रेजों के पटना फैक्ट्री का प्रमुख बना जो 80 से 81 तक रहा था। 1691 में पटना के गुलजार बाग यानी कि आधुनिक वर्तमान में जो गवर्निंग प्रिंटिंग प्रेस है वहीं पे अंग्रेजों की प्रथम अस्थाई फैक्ट्री बनी। हमने लिख दिया प्रथम अस्थाई फैक्ट्री। यही जो मुख्य रूप से डाटा सर्वमान्य जगह पे मिली है हमने आपको दिया। ट्रेवनियर एक फ्रांस का था
कहाँ का यात्री था? फ्रांस का। फ्रांस का यात्री था जो 8 दिन तक पटना में रहा और इसी ने बताया है कि पटना की जो आबादी है वो 2 लाख के आसपास है और पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी था जो शाहजहां के काल में बिहार आया था और जॉन मार्शल 1670-71 में बिहार में भीषण अकाल का चर्चा किया है। ये ऐसे प्रमुख डाटे थे जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना। बाकी इतिहास में क्या होता है, कथा कहानी होती है। कथा कहानी आप भी सुने होंगे, हमें भी सुना सकते हैं, लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनाने में। इतिहास में कथा कहानी सुनी नहीं जाती है, इतिहास में कथा कहानी को समझा जाता है। कहानी कहने वाले कौन हैं, सुनने वाले कौन हैं। कहानी कहने वाले का उद्देश्य क्या है, सुनने वाले का उद्देश्य क्या है। कहानी कहने वाला भूखा है या खाया पिया है। यदि खाया पिया है तो उसे किसने खिलाया है, और यदि भूखा है तो उसे किसने भूखा रखा है। आधुनिक इतिहास में इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। खैर ये इतिहास की बातें हैं। यहाँ पे हमने आधुनिक बिहार में यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित उन तथ्यों को रखा है जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।